जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। हम लोग बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट के डिस्कशन को देख रहे थे, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, 15 नंबर पे होगा आज डिस्कशन। हम लोग इसके पहले 14 तक का डिस्कशन कर चुके हैं। ये आपका एडिटेरिया का लास्ट सेट है वॉल्यूम 2 का। चलेंगे देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या होती है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की समान दिशा क्या होगी। तो कौन सी होती है, यह होती है आपका दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से किधर की ओर होता है, उत्तर पूर्व की होता है। दक्षिण पश्चिम से किधर की ओर होता है, उत्तर पूर्व की होती है। अगर बात किया जाए मानसून के बारे में, तो मानसून की दो शाखाएं भारत में आती है। जैसे कि देखेंगे, एक हो जाएगा अरब सागर की शाखाएं, दूसरा कौन हो जाएगा आपका बंगाल खाड़ी की शाखाएं। एक कौन हो जाएगा अरब सागर, अरब सागर की शाखाएं, अरब सागर की शाखाएं। दूसरा कौन हो जाएगा बंगाल की खाड़ी की शाखाएं, बंगाल की खाड़ी की शाखाएं। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि अरब सागर के तट से अरब सागर की शाखाएं के द्वारा जो बारिश होती है, सबसे पहले यह कहाँ पे टकराती है, तो यह मालाबार तट पे टकराती है। कहाँ पे, मालाबार तट पर। तो यह सबसे पहले मालाबार तट पर टकरा कर और वहां पर सबसे पहले बारिश करता है। तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सबसे पहले कहाँ पे टकराता है, मालाबार तट पे टकराता है और सबसे पहले मालाबार तट पर यह बारिश करता है। अगर इसकी बात किया जाए तो यह गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक बारिश कराने का काम कौन करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। और आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर बारिश पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कौन सी शाखा के द्वारा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा के द्वारा होती है। वहीं बात करें अगर आपका बंगाल की खाड़ी की शाखाएं की बात करें, तो यह शाखा जो है सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे, एक आता आपका मेघालय। मेघालय में आपको शिलोंग के पठार से जाकर यह टकराती है। मेघालय की कौन सी पठार से, शिलोंग के पठार से जाकर टकराती है। और यहाँ पे टकराने के बाद या यहाँ पे खासी पहाड़ी पड़ती है। एक कौन सी पहाड़ी पड़ती है, खासी पहाड़ी पर सबसे ज्यादा बारिश कराती है। और जहां पर आपका क्या अवस्थित है, मानसीराम, क्या है, मानसीराम अवस्थित है। तो भारत में सबसे ज्यादा या विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, मानसीराम मेघालय में। कहाँ पे होती है, मानसीराम मेघालय में होती है। इसके बाद अगर बात किया जाए, यहाँ पे देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी की शाखाएं जो है, यह हुगली होते हुए प्रवेश करती है। कहाँ पे, हुगली होते हुए प्रवेश करती है। और सबसे पहले बारिश कहाँ पे कराएगा, कलकत्ता में। कलकत्ता में बारिश कितना कराएगा ये, कलकत्ता में यह 150 सेंटीमीटर तक बारिश कराती है। बंगाल की खाड़ी की शाखाएं के द्वारा जो मानसून आती है, वह कलकत्ता में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा कराती। उसके बाद कलकत्ता से आगे बढ़ेगा यह पटना। पट पटना में यह 100 सेंटीमीटर तक वर्षा कराती। पटना में कितना करता है, 100 सेंटीमीटर। पटना से आगे यह पहुंचता है इलाहाबाद। कहाँ पे जाती है, इलाहाबाद। इलाहाबाद में देखा जाए तो कितना, 76 सेंटीमीटर तक यह बारिश कराता है। उसके बाद दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली में कितना सेंटीमीटर तक बारिश होता है, 56। और उसके आगे यह वर्षा नहीं करा सकती है। वर्षा नहीं कराने का कारण क्या हो जाता है कि इसमें आर्द्रता की क्या हो जाती है, कमी पड़ जाती है। आर्द्रता की क्या होती है, कमी होती है। हम लोग क्या देखें, आपकी जो एक अरब सागर की शाखाएं थी, दूसरा क्या था, बंगाल खाड़ी की शाखाएं। सबसे ज्यादा बारिश किसके द्वारा होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ पे टकराती है, आपकी मालाबार तट में। वहीं पे देखिए बंगाल खाड़ी की शाखा जो आपको मेघालय के शिलोंग पठार से टकराकर सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे करा रहा था, मानसीराम मेघालय में। उसके बाद देखिए जब हुगली होकर यह प्रवेश करती है कलकत्ता में, कलकत्ता में कितना बारिश होता है, 150 सेंटीमीटर। पटना में वर्षा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के आसपास। और इलाहाबाद में कितना वर्षा होता है, 76 सेंटीमीटर। और दिल्ली में कितना बारिश कराती है, 56 सेंटीमीटर। धीरे धीरे इसका क्या होती है, आर्द्रता कम होने के कारण क्या होती है, इसकी वर्षा का मात्रा क्या होती है, कम होते जाती है। तो इसमें आंसर क्या बन गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाली चट्टान नहीं पाई जाती है। तो यह कहाँ पे नहीं पाई जाती है, रोहतास में। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़, कौन सी कर्म की बात कर रहा है, धारवाड़। अगर बात किया जाए पृथ्वी जब ठंडा हुआ था,
तो कितने प्रकार की चट्टान का निर्माण हुआ? मुख्यतः 6 प्रकार की चट्टान का निर्माण हुआ था, जिसमें पहला कौन था? आर्कियन कर्म की चट्टान। पहला कौन सी थी? आर्कियन कर्म की चट्टान। उसी में दूसरा कौन देखे थे? धारवाड़ कर्म की चट्टान। और वही पूछ रहा है कि धारवाड़ कर्म की चट्टान की संरचना वाली चट्टान कहाँ पे नहीं पाई जाती है? तो बिहार के कौन सी जिला में नहीं पाई जाती है? रोहतास जिला में नहीं पाई जाती है। अगर धारवाड़ की बात किया जाए तो भारत में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो धारवाड़ का नाम कैसे पढ़ा था? तो यह कर्नाटक, कर्नाटक में एक जिला पड़ता है जिसका नाम क्या था? धारवाड़। क्या नाम था? कर्नाटक के एक जिला का नाम था धारवाड़, इसीलिए इस चट्टान का नाम क्या दिया गया था? धारवाड़ कर्म की चट्टान। चलेंगे, अब बिहार की अगर बात हो रही है तो बिहार की विशेषता के बारे में हम लोग, बिहार की स्थापना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर बिहार की स्थापना, बिहार के स्थापना दिवस की बात किया जाए, 22 मार्च। कब मनाया जाता? 22 मार्च। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता? 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर बिहार की क्षेत्रफल, एकदम आराम से पढ़ना है, बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार की स्थापना कब मनाई जाती है? 22 मार्च को। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें, बिहार की कुल जनसंख्या, बिहार की कुल जनसंख्या देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 10,40,99,452। 10,40,99,452 है। कितना है? 452। 10,40,99,452। आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जातिगत जनगणना कहाँ पे हुआ? बिहार राज्य में हुआ। तो जातिगत जनगणना के अनुसार, जातिगत जातिगत जनगणना के अनुसार, जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना हो गया? तो कितना हो गया? 13,07,25,310। 13,07,25,310। उसके बाद अगर बात करें बिहार का कुल लंबाई, अगर उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे, बिहार का लंबाई उत्तर से दक्षिण की बात करें तो कितना हो जाएगा? 345। उत्तर से दक्षिण ना, उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा? 345 किलोमीटर है। वहीं बात करें आपकी चौड़ाई की, चौड़ाई की बात करेंगे जो हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर हो जाएगा? 483 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 483। चलेंगे, जानेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज क्या क्या जाने। अगर बिहार की स्थापना दिवस की बात किया जाए तो बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की कुल क्षेत्रफल कितनी है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? 10,40,99,452। 10,40,99,452। जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो बिहार में जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितना हो गया? 13,07,25,310। 13,07,25,310। उत्तर से दक्षिण की बात करें भारत की, सॉरी बिहार की, बिहार का उत्तर से दक्षिण में आपकी लंबाई कितनी हो जाएगा? 345 किलोमीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा पूर्व से पश्चिम? तो 483 किलोमीटर। इसके अलावा भी हम लोग बिहार की और विशेषता के बारे में जान लेते हैं। अगर देखा जाए भारत का, भारत का भारत का कितना स्थान पे आता है? या 12वां स्थान पे। बिहार कौन सा नंबर पे जिला पे आता है? तो सॉरी राज्य में आता है, 12वां स्थान पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, किस दृष्टि से हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की बात करें, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कितना नंबर स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सी स्थान है? तीसरा। पूरे भारत में कुल जनसंख्या का कितने नंबर पे जनसंख्या निवास करती है बिहार में? तो तीसरे नंबर। सबसे ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा पे महाराष्ट्र, तीसरा पे कौन हो जाएगा? अपना बिहार हो जाएगा। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर परसेंटेज पूछा जाए कि बिहार का कितना परसेंट आता है? 2.86% आता है। कितना आता है? 2.86% आता है। इसके अलावा अगर बिहार में औसत वर्षा की बात किया जाए, बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। बिहार में औसतन वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर औसतन।
बिहार में अगर जिला की बात किया जाए, बिहार में कुल कितने जिला है? 38 जिला है। अगर ऐसे बात करेंगे पुलिस जिला, तो पुलिस जिला सहित अगर बात करेंगे तो बिहार में पुलिस जिला सहित कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, जिसमें 2 गो पुलिस जिला कौन है? तो एक आपको बगहा है। कौन सा है? बगहा। बगहा किसके अंतर्गत आता है? या पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता, पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता। उसके बाद एक आता है नौगछिया। कौन हो जाएगा? नौगछिया। यह भागलपुर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भागलपुर के अंतर्गत आता है। चलेंगे यहाँ पे क्या क्या जाने। तो भारत के कितने नंबर पर आपका बिहार, कितने नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है? तो 12वां स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कितने नंबर पर बिहार का स्थान है? तीसरा। इसके पहले कौन हो जाएगा? पहला नंबर पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से राज्य कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। और तीसरा पे कौन हो जाएगा? बिहार राज्य। तीसरा जनसंख्या की दृष्टि से कौन राज्य हो जाएगा? बिहार। भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज बिहार है, तो आपका 2.86% कितना हो जाएगा? 2.86%। औसतन वर्षा की बात करें तो औसतन वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। बिहार में जिलों की संख्या कितना है? 38 जिला है। पुलिस जिला सहित की बात करें तो टोटल कितना है? 40 है, जिसमें एगो आपका पुलिस जिला कौन है? बगहा है। दूसरा कौन सी है? नौगछिया। बगहा किसके अंतर्गत आता है? तो पश्चिमी चंपारण। और नौगछिया किसके अंतर्गत आता है? तो भागलपुर के अंतर्गत। चलेंगे इसके अलावा भी कुछ जान लेते हैं और बिहार के बारे में। अगर बात किया जाए बिहार में, बिहार में विधानसभा का सीट, बिहार में विधानसभा सीट कितना है? तो 243 सीट है। कितना सीट है? 243 सीट है। और हाल ही में इसका चुनाव हुआ है। कितने चरणों में हुआ है? 2 चरणों में। कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में हुआ है। तो क्या जाने यहाँ पे कि आपका बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। जो और अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में हुआ। विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद, विधान परिषद की बात करें तो कितना सीट है? 75 सीट है। बिहार में विधान परिषद सीट कितना है? 75 है। उसके बाद लोकसभा सीट, बिहार में लोकसभा सीट की बात करें तो कितना है? 40 है। बिहार में लोकसभा सीट 40 है। राज्यसभा, राज्यसभा सीट बिहार में कितनी है? 16 है। कितना सीट है? 16 सीट है। तो क्या देखिए यहाँ पे कि बिहार में विधानसभा सीट की संख्या कितना है? 243। बिहार में विधानसभा सीट कितना है? 243 है। और हाल ही में अभी चुनाव हुआ है 2 चरणों में। कहाँ पे? बिहार राज्य में। उसके बाद बिहार विधान परिषद की बात करें तो बिहार विधान परिषद में कितने सीट है? 75 सीट है। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? 40 है। बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है? 16 है। कितना सीट है आपका? 16 है। वहीं पे बात करें गंगा नदी का, गंगा नदी बिहार में कितना किलोमीटर प्रवाहित होता है? 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है? 445 किलोमीटर। कितना जिला से प्रवाहित होती है? तो 12 जिला से। कितना जिला से प्रवाहित होती है? 12 जिला। तो गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर चलती है और कितना जिला में प्रवाहित होती है? 12 जिला में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो इसमें हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन, चुप्पे कर्टन और आपको कौन होगा? क्रीपर्स। मतलब ये आपको कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जिसमें आप लोग जानते हैं तो सबसे पहले क्या आता आपका? उत्पादक आता। सबसे पहले क्या होता? उत्पादक होता। उत्पादक के बाद क्या हो जाएगा? प्राथमिक। प्राथमिक उपभोक्ता आएगा। कौन आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता आएगा। इसके बाद बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता। क्या आता है? द्वितीय उपभोक्ता आता है। तीसरा अगर बात किया जाए तो कौन हो जाएगा? तृतीय उपभोक्ता। क्या आ जाएगा? तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तृतीय उपभोक्ता। तो यही खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले क्या होती है? उत्पादक होती है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद क्या होती है? तृतीय उपभोक्ता आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा हॉलमार्क आरंभ किया गया है? तो कौन सा आरंभ किया गया? इको मार्क को आरंभ किया गया। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा हॉलमार्क आरंभ किया गया?
इकोमार को आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? गोरखपुर कौन सी नदी के तट पर? राप्ती नदी। लुधियाना सतलज नदी के तट पर। जबलपुर, यह जबलपुर सोन नदी के तट पर नहीं होकर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर बसा है। जबलपुर कौन सी नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। जबकि सूरत कौन सी नदी के तट पर है? ताप्ती नदी पर। तो यहाँ पे बसे हुए शहर का आपको दिया हुआ था कि कौन नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो आपका गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कौन सी नदी के तट पर हो गया आपका? राप्ती नदी। लुधियाना सतलज नदी के तट पर। जबलपुर पर आपका कौन हो जाएगा? जबलपुर कौन सी नदी के तट पर है? नर्मदा नदी। और सूरत कौन सी नदी के तट पर बसा है? ताप्ती नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 आपको मिलान करने के लिए दिया है। कुछ आदिवासी दिए हुए हैं और उसको कहां पर वो अवस्थित करता है उसके बारे में मिलान करना है। तो भील की बात करें तो भील जनजाति कहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान। भील जनजाति कहाँ पे रहती है? राजस्थान में। गौंड जनजाति की बात, तो गौंड जनजाति ज्यादातर कहाँ पे पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। लिंबू जनजाति, लिंबू जनजाति कहाँ पे मिलता है? सिक्किम राज्य में। और कोयनक, कोयनक जनजाति कहाँ पे हो जाएगा? नागालैंड। जबकि आप लोग जानते हैं कि जनजाति की अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? गौंड जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? गौंड। दूसरा पे कौन आता है? भील। दूसरा पे कौन आ जाएगा? भील। और तीसरा पे कौन हो जाता है? संथाल जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? संथाल। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? गौंड। दूसरा स्थान पे भील, तीसरा स्थान पे कौन? संथाल। तो क्या देखे यहाँ पे, भील जनजाति कहाँ पे हो गया? राजस्थान। गौंड कहाँ हो गया? छत्तीसगढ़। लिंबू कहाँ पे हो गया? सिक्किम। और कोयनक कहाँ पे हो गया? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? निकेल और फेरस की। आंतरिक की बात कर रहे हैं ना, तो आंतरिक में किसकी प्रधानता होती है? निकेल और फेरस का। अगर पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी के संरचना को 3 भाग में देख सकते हैं। कितना भाग में डिवाइड किया गया है इसको? 3 भाग में। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपको? पहला हो जाएगा भूपटल। भूपटल, भूपटल या क्या हो जाएगा? भूपर्पटी। क्या हो जाएगा? भूपर्पटी हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? मेंटल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? मेंटल हो जाएगा। तीसरा बात करें तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोर। कोर या क्या हो जाएगा? नीफे। कोर या क्या हो जाएगा? नीफे। अगर आप बात करेंगे कि पहला पार्ट कौन सा देखिए, भूपटल। पहला कौन आ गया? भूपटल। भूपटल की बात करें तो इसमें क्या होती है आपका? या पृथ्वी का, या पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है। क्या है? सबसे बाहरी परत है। इसी पर आपको क्या क्या पाया जाए? जिसमें महाद्वीप, महासागर अवस्थित है। महासागर अवस्थित है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी पटल है उसको क्या कहा जाता है? भूपटल या भूपर्पटी कहा जाता है। जिसका सबसे ऊपरी पटल में क्या होता है? पृथ्वी का सबसे बाहरी परत, इसको कहा जाता है भूपटल को। इसमें महाद्वीप या महासागर, महासागर और महाद्वीप क्या होती है? अवस्थित होती है। उसके बाद कौन आता है आपका? नीफे। दूसरा कौन हो जाएगा? तो नहीं, दूसरा में आपका मेंटल आएगा, जिसमें सीमा क्या होती है? सीमा। इसमें क्या होता है? सीमा। सीमा की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? एस का मतलब क्या हो गया? एसआई का सिलिकॉन। और एम का मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम। इसमें ज्यादातर किसकी प्रधानता होती है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। क्या चीज की प्रधानता होती है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होता है। यह बेसाल चट्टानों से निर्मित होती है। किससे होती है? यह बेसाल चट्टानों से बनी होती है। कौन सी चट्टान से निर्मित होती है? बेसाल चट्टानों से यह निर्मित होती है। उसके बाद अगर बात किया जाए सबसे आंतरिक भाग, सबसे नीचे में आपका कौन हो जाएगा? तो नीफे हो जाएगा। और नीफे का यहाँ पे मतलब क्या बन जाएगा? एन से बन गया आपका निकेल, और एफ से क्या हो गया? फेरस। निकेल और क्या हो गया आपका? फेरस। निकेल और क्या हो गया आपका? फेरस।
तो हम लोग देखिए पृथ्वी के कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में, भूपटल, मेंटल, कोर हो गया। कौन हो गया? भूपटल, मेंटल और कौन हो गया? कोर। तो इसमें आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा? भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगर यमुनोत्तर की बात किया जा रहा है तो भारत के मानक समय के बारे में चर्चा किया जा रहा है। भारत का मानक समय कौन सी है? तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी देशांतर रेखा है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, यह भारत का मानक समय है। लंदन का अगर मानक समय की बात करें तो कितना है? 0 डिग्री देशांतर है। कितना है? 0 डिग्री देशांतर। तो भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री देशांतर। लंदन का कितना है? 0 डिग्री देशांतर। अगर इन दोनों को अगर माइनस किया जाए, 82.5 डिग्री में से 0 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा जी? 82.5 डिग्री ही आएगा। और आप लोग जानते हैं कि 1 डिग्री का मतलब कितना होता है? 4 मिनट होता है। 1 डिग्री का मतलब कितना होता है? 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? तो 82.5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना मिनट आ जाएगा? 330 मिनट आएगा। कितना मिनट आएगा? 330 मिनट। और 330 मिनट को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा। 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट। तो कितना समय आगे हो गया भारत का? तो 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है आपका? 5.5 घंटा। क्योंकि लंदन का मानक आपको कितना था? मानक समय 0 डिग्री देशांतर। भारत का आपका कितना है? 82.5 डिग्री देशांतर। दोनों का डिफरेंट को निकाले तो कितना हुआ? 82.5 डिग्री देशांतर। और आप लोग जानते हैं कि 1 डिग्री का मान कितना होता है? 4 मिनट। कितना होता? 1 डिग्री का मतलब कितना होता है? 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट होती है। तो 82.5 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? 330 मिनट हो जाएगा। मतलब 5.5 घंटा आगे है। इसी में अगर बात किया जाए कि आपको 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है भारत के? तो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। सबसे पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश। तीसरा तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़। तीसरा कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़। चौथा हो जाएगा ओडिशा। चौथा कौन हो जाएगा? उड़ीसा। और पांचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पांचवा कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। पांचवा कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो क्या जाने, अगर आपसे पूछे कि भारत में 82.5 डिग्री मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और कौन सी राज्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से गुजरती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 9 में कह रहा है हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है? मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप की बात किया जाए तो कौन सा है आपका? मेडागास्कर है। सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? मेडागास्कर। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आप देख रहे होंगे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो एक ट्रिक याद रखेंगे, पैसा। क्या आता है? पैसा। पैसा का मतलब क्या हो गया? पी से क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर कौन हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ए से क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। कौन हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। आई से क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। आई से क्या हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाएगा। उसके बाद एस से क्या हो जाएगा आपको? दक्षिण महासागर। क्या हो जाएगा? दक्षिणी महासागर। क्या हो जाएगा? दक्षिणी महासागर। और ए से क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा इसमें सागर में से सबसे बड़ा महासागर कौन सी है? तो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरा स्थान पे कौन सी है? अटलांटिक महासागर। तीसरा पे कौन है? हिंद महासागर। चौथा पे कौन है? आपका दक्षिणी महासागर। और पांचवा नंबर पे कौन हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। पांचवा पे कौन हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। तो सभी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सी है? प्रशांत महासागर। इसीलिए इस ट्रिक को याद रखेंगे। ट्रिक का नाम क्या है? पैसा।
तो मतलब सबसे बड़ा महासागर कौन हो गया आपका प्रशांत, दूसरा पे कौन हो गया अटलांटिक, तीसरा पे हो गया हिंद महासागर, चौथा पे कौन हो गया दक्षिणी महासागर, पांचवा पे कौन हो गया आर्कटिक महासागर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निहारिका क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि एक धूल गैस और प्लाज्मा का बादल को ही क्या कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है। और पता होनी चाहिए कि सभी तारों का जन्म कहाँ पे होती है, निहारिका में। सभी तारों का जन्म कहाँ पे होती है, निहारिका में होती है। तो धूल गैस और प्लाज्मा का बादल ही क्या कहलाती है, निहारिका कहलाती है। और सभी तारों का जन्म कहाँ पे होती है, निहारिका में होती है। लेकिन कुछ तारे हैं जो अपवाद में आते हैं, कुछ तारे की बात करें जो अपवाद में आते हैं जी। अपवाद में कौन सा तारा हो जाएगा, एक हो जाएगा न्यूट्रॉन तारे, कौन हो जाएगा न्यूट्रॉन तारे। दूसरा कौन हो जाएगा श्याम बीबर, कौन हो जाएगा श्याम बीबर तारे। श्याम बीबर तारे एवं न्यूट्रॉन तारे का जन्म कहाँ पे नहीं होती है, निहारिका में नहीं होती है। तो सभी तारों का जन्म निहारिका में होती है, लेकिन न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीबर तारे का जन्म निहारिका में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो कहां पे हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। चलेंगे वन अभ्यारण्य के बारे में बात करें, केरल की अगर बात करें तो कौन हो जाएगा पेरियार अभ्यारण्य, क्या हो जाएगा पेरियार अभ्यारण्य। इसके बाद तो केरल आपका कौन कौन देखिए, आपका पेरियार अभ्यारण्य हो जाएगा प्राम्बीकुलम अभ्यारण्य। प्राम्बीकुलम अभ्यारण्य कहाँ का हो जाएगा, यह भी केरल में है जी। कहाँ पे है, केरल में। तो प्राम्बीकुलम अभ्यारण्य भी कहाँ पे है, केरल में है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है, तो यह आपका मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अगर देखें राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कौन कौन अभ्यारण्य है, घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य हो जाएगा। इसके अलावा रणथंभौर अभ्यारण्य हो जाएगा। उसके बाद कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कौन हो जाएगा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र राज्य में, अगर महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन हो जाएगा, तानसा अभ्यारण्य। महाराष्ट्र में तानसा अभ्यारण्य हो जाएगा। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में हो जाएगा भादरा अभ्यारण्य, तुंगभद्रा हो जाएगा। और एक हो जाएगा सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पे, कर्नाटक में। चलेंगे महत्वपूर्ण हम लोग अभ्यारण्य के बारे में जाने। अगर अभ्यारण्य की बात करें तो केरल में कौन सी अभ्यारण्य आता है, आपका पेरियार अभ्यारण्य। कौन सी आती है, पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पे पाई जाती है, केरल राज्य में। प्राम्बीकुलम अभ्यारण्य की बात करें, प्राम्बीकुलम अभ्यारण्य भी कहाँ पे है, केरल राज्य में है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य की बात करें, पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ पे पाई जाती है, मध्य प्रदेश राज्य में। पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन अभ्यारण्य आता है, घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ पे, राजस्थान में। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में। कुंभलगढ़, तो घाना, रणथंभौर और कुंभलगढ़ कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान राज्य में। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन कौन अभ्यारण्य होता है, तानसा अभ्यारण्य कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कर्नाटक में कौन हो जाएगा, भादरा, तुंगभद्रा और सोमेश्वर अभ्यारण्य। भादरा, तुंगभद्रा और सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो भूबन पहाड़ी, इसमें कौन हो जाएगा, भूबन पहाड़ी। जबकि गारो, खांसी एवं जयंतिया की पहाड़ी, कहाँ पे पाई जाती है, मेघालय राज्य में पाई जाती है। जबकि भूबन पहाड़ी कहाँ पे हो जाएगा जी, असम राज्य में हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी, असम राज्य में पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है, तो भूबन पहाड़ी
क्योंकि भूबन पहाड़ी कहाँ पे आती है? असम में। जबकि गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती है? मेघालय राज्य में। और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया के नाम से वहां पे जनजाति भी पाई जाती है। और अभी जस्ट हम लोग पहले देखे कि सबसे ज्यादा बारिश कौन सी पहाड़ी पर होती है? खासी पहाड़ी पर होती है। और खासी पहाड़ी पर ही अवस्थित क्या है आपका? मानसीराम। कहाँ पे अवस्थित है? खासी पहाड़ी पे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आएंगे 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपको मिलान करने के लिए दिया है कि निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित करें। एक साइड आपका पहाड़ की श्रृंखला दिया है, दूसरा आपको राज्य में मिलान करना है। अगर बात करें कि इसमें कौन सा मेल नहीं खाता, मतलब मेल खाता है ना, इसमें सही मिलान करने के लिए दिया है। तो कलारन, कलारन पहाड़ियां कहाँ पे? कर्नाटक में नहीं होगा आपका। कलारन अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा? यह तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है जी। कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में। दूसरा दिया है लुसाई पहाड़ी। यह लुसाई पहाड़ी त्रिपुरा पे नहीं होकर मिजोरम राज्य में पाई जाती है। कौन सी राज्य में पाई जाती है? मिजोरम राज्य में। तो यह दो तो आपको गलत था। तीसरा दिया है अबोर पहाड़ी। अबोर पहाड़ी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। उसके बाद गवालीगढ़, गवालीगढ़ पहाड़ियां कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन 3 और 4 सही है। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्या देखे? कालरन, कालरायन, कालरायन पहाड़ियां कहाँ पे पाया गया? तमिलनाडु राज्य में। लुसाई पहाड़ी कहाँ पे है? मिजोरम में। अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। और गाबिलगढ़ पहाड़ियां कहाँ पे हो गया? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सबसे कम कहाँ हो जाएगा? पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, तब कौन हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर जनगणना की बात किया जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं नंबर की जनगणना थी। कितनी नंबर की जनगणना थी? 15वीं नंबर की जनगणना थी। इसका आयुक्त किनको बनाया गया था? चंद्रमौली। किसको बनाए गए थे? चंद्रमौली जी को बनाए गए थे। किनको बनाए गए थे? चंद्रमौली जी को। तो क्या देखे, आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो जनगणना कराई गई, यह क्या नंबर की जनगणना है? 15 नंबर की जनगणना है। और इसके आयुक्त किनको बनाया गया था? चंद्रमौली को बनाए गए थे। पहली बार जनगणना अगर बात किया जाए, पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। किनके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो के समय में। तो पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। दूसरी बार, जिसको नियमित कहते हैं जी, नियमित जनगणना की बात करें तो कब होता है? 1881 में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। किनके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। तो पहली बार जनगणना हुआ लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। नियमित जनगणना कब हुआ? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। अब प्रत्येक जनगणना कितने वर्ष पर किया जाता है? 10 वर्षों में किया जाता है। प्रत्येक जनगणना कितने पे किया जाता है? 10 वर्षों पे किया जाता है। वहीं पे देखिए 1921 की जनगणना, 1921 की जनगणना को ही कहा जाता महाविभाजक वर्ष। क्या कहा जाता? महाविभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। जबकि 1951 की जनगणना को लघु जनसंख्या विभाजक, लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो क्या जाने 1921 की जनगणना को क्या कहा जाता? महाविभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। जबकि 1951 की जनगणना को लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। अगर कुल जनसंख्या की बात करें, कुल जनसंख्या भारत में कितना है? 121,085, यह हो जाएगा 121। इधर समथिंग याद रखेंगे, 121 करोड़ 085 कितना हो जाएगा? 71। तो सीधे मोटे तौर पर याद रखेंगे भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 121 करोड़। कितना है आपका? 121। अगर डाटा याद रहता है तो इसको याद रख लेंगे तोड़ के। 121 करोड़ 085, उसके बाद 49,71 कितना हो जाएगा? 49,71 हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या भारत में कहां पे है? सबसे कम जनसंख्या कहां पे है? सिक्किम राज्य में है। कौन सी राज्य में है? सिक्किम राज्य में। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी राज्य में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या कहां पे निवास करती है? सिक्किम राज्य में।
इसके अलावा देखिए भारत में पुरुष जनसंख्या, भारत में पुरुष जनसंख्या की बात करें तो कितना है, 51.47% है। कितना है, 51.47%। महिला अगर जनसंख्या की बात करें, यह हो जाएगा 48.53% हो जाएगा। तो भारत में पुरुष जनसंख्या कितना है, 51.47%। भारत में पुरुष जनसंख्या 51.47%, महिला पर आपका कितना है, 48.53% है। उसके बाद अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कितना, 68.8% हो जाएगा। वहीं शहरी जनसंख्या कितना हो जाएगा, 31.2%। मतलब भारत में सबसे ज्यादा निवास करने वाला व्यक्ति कहाँ पे होती है, गांव में। भारत में कुल कितना जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो 68.8%। शहर में कितना परसेंट करता है, तो 31.2%। इसके अलावा अगर देखें, अगर दशकीय वृद्धि दर की बात करें, दशकीय वृद्धि दर कितना रहा है, 17.7%। दशकीय वृद्धि दर कितना रहा, 17.7%। अगर लिंगानुपात की बात करें तो भारत के लिंगानुपात कितना है, 943। भारत का लिंगानुपात 943। शिशु लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 918। शिशु लिंगानुपात 918। अगर भारत की घनत्व की बात किया जाए तो 382, मतलब 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है, 382 व्यक्ति रहता है। इसके अलावा देखें तो साक्षरता दर की बात करेंगे। साक्षरता दर कितना है आपका, 73% है, जिसमें पुरुष कितना परसेंट साक्षर हो जाएगा, 80.9% हो जाएगा। और महिला साक्षर कितना हो जाएगा, 64.6%। 64.6%। तो क्या देखिए हम लोग जनगणना के बारे में पूरे डिटेल से जाने। जनगणना की बात किया जाए तो क्या नंबर की जनगणना था, 15वीं नंबर की जनगणना है। और इसका आयुक्त किनको बनाया गया था, श्री चंद्रमौली जी को बनाए गए थे। इसके बाद देखिए पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। नियमित जनगणना कब हुआ, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। 1921 की जनगणना को क्या कहा गया, महाविभाजक वर्ष। क्या कहा गया, महाविभाजक वर्ष के नाम से जाना गया। 1951 की जनगणना को लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष के नाम से जाना गया। इसके बाद हम लोग जाने कि भारत का कुल जनसंख्या कितना है, तो 121,085,49,71 है। मतलब 121 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करती है। सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, उत्तर प्रदेश राज्य में। सबसे कम जनसंख्या भारत में कहाँ निवास करती है, सिक्किम राज्य में। इसके बाद देखिए हम लोग भारत का पुरुष साक्षरता दर। तो भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है आपका, पुरुष जनसंख्या कितना है भारत में, 51.47%। महिला जनसंख्या भारत में कितना है, तो 48.53% है। भारत में गांव में रहने वाला जनसंख्या कितना है, 68.8%। और शहर में रहने वाला जनसंख्या कितना है, 31.2%। इसके बाद भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना रहा, तो 17.7%। मतलब दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है कि पिछले वर्ष की तुलना में जो पिछली जनगणना हुआ था उसकी इस बार जनगणना में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो 17.7%। भारत का लिंगानुपात की बात करें तो भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। शिशु लिंगानुपात कितना है भारत का, 918। भारत की अगर घनत्व की बात करें तो 382, मतलब 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है, 382 व्यक्ति रहता है। उसके बाद बात करें भारत की साक्षरता दर कितना है, तो 73 के आसपास है। उसके बाद पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 80.9%। महिला साक्षरता दर कितना है, 64.6%। कितना है, 64.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएंगे 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथों में मिलता है, तो यह विशाखदत्त। किसके ग्रंथों में मिलता है, विशाखदत्त। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य विजयों का विस्तृत वर्णन किसके ग्रंथ में मिलता है, विशाखदत्त। अगर भास की बात किया जाए कि भास के पुस्तक का नाम क्या था, सोपनवास दत्तम। कौन सा था, सोपनवास दत्तम के लेखक कौन थे, भास थे। मृच्छिटिकम के लेखक कौन थे, शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे, शूद्रक। तो
स्वपन वासदातम के लेखक कौन थे? भास थे। मृच्छिटकम के लेखक कौन थे? शूद्रक। मृच्छिटकम के लेखक कौन थे? शूद्रक थे। इसके अलावा अगर हम लोग जाने, यहाँ पे मौर्यवंश की चर्चा हो रही है, तो मौर्यवंश की बात किया जाए तो मौर्यवंश की स्थापना किन्होंने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किन्होंने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया था? 322 ईसा पूर्व में। कब किया था? 322 ईसा पूर्व में। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कब किया था? 322 ईसा पूर्व में। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। इसी के दरबार में आने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज, जिसने कौन सी पुस्तक की रचना किया था? इंडिका। किसका रचना किया था? इंडिका। तो मेगास्थनीज की बात किया जाए, मेगास्थनीज किनके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा था? इंडिका। इन्होंने 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में किसको हराया था? सेल्यूकस। सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर को। किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपना पुत्र, जिसका नाम था कार्नेलिया, क्या नाम था? कार्नेलिया का विवाह किनके साथ कर दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। किनके साथ कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और इसको दहेज के रूप में 4 प्रांत मिला था: काबुल, काबुल, कंधार, काबुल, कंधार, मकरान और कौन था? हेरात। मकरान और कौन था? हेरात था। तो क्या क्या जाने यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब किया? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज किनके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने ही लिखा था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, जिनका नाम था कार्नेलिया, कार्नेलिया का विवाह किनके साथ करा दिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। इसके बाद इसको दहेज के रूप में क्या क्या मिला था? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान मिला था। अगर इसका उत्तराधिकारी की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आ जाएगा? बिंदुसार। कौन हो जाएगा? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आ जाएगा गद्दी पर? बिंदुसार। बिंदुसार गद्दी पर बैठा था 298 ईसा पूर्व में। कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हो गया? बिंदुसार। यह गद्दी पर कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व में। इसी को अमित्र घात, अमित्र घात क्या कहा जाता? अमित्र घात। किस नाम से जाना जाता? अमित्र घात। अमित्र घात के नाम से जाना जाता, जिसका मतलब क्या होता? शत्रु विनाशक। क्या होता? शत्रु विनाशक। तो बिंदुसार का ही दूसरा नाम क्या था? अमित। इसको किस नाम से जाना जाता था? अमित्रघात के नाम से। और अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। इसको वायु पुराण में क्या कहा गया जी? वायु पुराण में, वायु पुराण में इसको क्या कहा गया? भद्रसार। क्या कहा गया? भद्रसार। तो बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया? भद्रसार के नाम से जाना गया है। इसका उत्तराधिकारी तीसरा नंबर पे कौन आ जाएगा? अशोक महान हो जाएगा जी। कौन हो जाएगा? अशोक महान, जो गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। तो हम लोग क्या देखे? बिंदुसार। बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व में। अमित्रघात के नाम से किनको जाना जाता? बिंदुसार को जाना जाता। बिंदुसार को अमित्रघात, अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक होता है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? भद्रसार के नाम से जाना जाता है। उसका उत्तराधिकारी, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हो गया? अशोक महान हुआ। और अशोक महान आपका मौर्य वंश की गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 का रहा है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जैन धर्म के सिद्धांत का उपदेश देने वाला दिगंबर कहलाते थे। दिगंबर ने जी, श्वेतांबर हो जाएगा। जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाला आपका दिगंबर नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। यह तो सही है। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्षदनाथ। जैन धर्म के अजितनाथ के बाद संभवनाथ आए थे। यह भी सही है। जैन धर्म में अजितनाथ के बाद कौन आए थे? संभवनाथ। तो 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी बनेगा। अगर जैन धर्म की बात किया जाए, जैन धर्म की स्थापना किन्होंने किया था? तो ऋषभदेव के द्वारा। किसके द्वारा किया था? ऋषभदेव, जो कि आपका प्रथम तीर्थंकर था। प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभदेव। तो जैन धर्म की स्थापना किन्होंने किया था? ऋषभदेव, जिनका जो क्या थे? प्रथम तीर्थंकर था। जैन धर्म का वास्तविक,
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है? महावीर, महावीर स्वामी को। किनको माना जाता? महावीर स्वामी को, जो क्या नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें थे। क्या नंबर के थे? 24वें। और टोटल आपको जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। अगर इसमें देखें महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। इनका मृत्यु की बात करें, इनका मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। पावापुरी, पावापुरी में हुआ था। और ये पावापुरी कहाँ पे पड़ता है? राजगीर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? राजगीर में। तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? 540 में। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। मृत्यु कब होता है? 468 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? पावापुरी, राजगीर में। इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था, अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत, प्राकृत व अर्धमागधी में। किसमें दिया था? प्राकृत व अर्धमागधी में दिया था। महावीर के बचपन का नाम की बात किया जाए तो क्या था? वर्धमान। इसके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। पिता का नाम, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता जी का नाम त्रिशिला, माता जी का नाम हो जाएगा त्रिशिला था। पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी, पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? यशोदा। पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? यशोदा। क्या देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या हो गया? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माताजी का नाम त्रिशिला, पत्नी का नाम क्या था आपका? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। इसी में देखेंगे 2 जैन तीर्थ आपका संगति हुआ था। प्रथम जैन संगति कहाँ पे हुआ? कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व। प्रथम जैन संगति हुआ था 300 ईसा पूर्व में। यह हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र, जिसकी अध्यक्षता क्या था? स्थूलभद्र, स्थूलभद्र के द्वारा किया। किसके द्वारा किया गया था? स्थूलभद्र। दूसरा जैन संगति की बात करें, 512 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 512 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? बल्लभी, बल्लभी गुजरात में। बल्लभी गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? बल्लभी गुजरात में, जिसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? क्षमा सरवन ने किया था। किन्होंने किया था? क्षमा सरवन ने किया था। तो क्या देखिए, आपको कितना जैन संगति हुआ? 2 जैन संगति हुआ। कितना जैन संगति हुआ? 2 जैन संगति। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? स्थूलभद्र ने। द्वितीय जैन संगति 512 में बल्लभी गुजरात में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? क्षमा सरवन ने। किन्होंने किया था? क्षमा सरवन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, खिजली वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज के सिद्धांत का पालन किया था? किन्होंने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। किन्होंने किया था? जलालुद्दीन खिलजी। तो खिजली वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज के सिद्धांत को पालन किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। अगर खिजली वंश की बात करें, इसके पहले हम लोग देख लें दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पहला कौन वंश आया था आपका? दिल्ली सल्तनत में पहला आया था गुलाम वंश। कौन वंश आया था? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आ जाएगा, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तीसरा हो जाएगा तुगलक वंश। कौन वंश हो जाएगा? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद आ जाएगा, चौथा हो जाएगा सैयद वंश। कौन हो जाएगा? सैयद वंश हो जाएगा। और लास्ट में 5वां वंश हो जाएगा लोधी वंश। कौन वंश हो जाएगा? लोधी वंश हो जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका समय कब से कब तक रहा था। अगर गुलाम वंश की बात करें तो 1206 से लेकर 1290। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290। खिली वंश 1290 से लेकर 1320 हो जाएगा। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414। उसके बाद सैयद वंश 1414 से लेकर 1451। और उसके बाद लोधी वंश 1451 से लेकर 1526। क्या हो जाएगा? 1526। तो क्या जाने दिल्ली सल्तनत में कितना वंश हुए? टोटल 5 वंश। दिल्ली सल्तनत में कितना वंश हुआ? 5 वंश।
पहला वंश कौन हुआ? गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290। दूसरा वंश हुआ खिलजी वंश 1290 से 1320। तीसरा वंश हुआ तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526। इसी में अगर बात करें कि इसकी स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किन्होंने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी। खिजली की बात करें तो यह जलालुद्दीन फिरोज खिजली ने किया था। जलालुद्दीन, जो आपका ऑप्शन में दिया है जी, जलालुद्दीन फिरोज खिली। किन्होंने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिली वंश की स्थापना किया गया था। तुगलक वंश की बात करें, इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने। किन्होंने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। किन्होंने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश की बात करें, इसकी स्थापना किन्होंने किया था? खिज्र खां। किन्होंने किया था? खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया। और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी किसके द्वारा किया गया था? बहलोल लोधी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बहलोल लोधी के द्वारा किया गया। तो क्या जाने यहाँ पे कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी वंश की स्थापना किया? गुलाम वंश की स्थापना। खिलजी वंश की स्थापना किन्होंने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिली ने। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। सैयद वंश की स्थापना किन्होंने किया? खिज्र खां ने किया था। लोधी वंश की स्थापना किन्होंने किया था? बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना किन्होंने किया था? बहलोल लोधी ने किया था। अगर यहाँ पे देखे जाए अलादीन खिलजी की बात करें तो खिली वंश के बारे में हम लोग विशेष रूप से जान लेते हैं। खिली वंश की स्थापना किन्होंने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिली ने। कब किया था आपका? 1290 में। कब किया था? 1290 में। खिली वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिली ने किया था। उसके बाद 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किन्होंने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किन्होंने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी इस पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। और इसी का नाम जानते हैं क्या होता है? बचपन का नाम अली एवं गुरसाफ होता है। कौन होती है? अली एवं गुरसाफ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी में आपका जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण किन्होंने किया था? अलादीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा एक हर्षवर्धन की रचना में नहीं मानी जाती है? नागानंद, प्रियदर्शी का रत्नावली तो है आपका, कथा सरित सागर नहीं है जी। यह किसका हो जाएगा? गुनाडगर का है। किसका है? गुनाडगर का है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? तो कथा सरित सागर। कथा सरित सागर किनका है? गुनाडगर का। किनका है? गुनाडगर का है। जबकि नागानंद, प्रियदर्शी का और रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शी का और रत्नावली किनका है आपका? तो यह पुस्तक है हर्षवर्धन का। वानभट्ट की बात करें तो कदामरी, कदामरी की बात करें तो किनका है आपका? हर्षरित और कदामरी। हर्षरित और कदामरी किनका था? वानभट्ट का। हर्षरित और कदामरी किनका था? वानभट्ट का। जबकि नागानंद, प्रियदर्शी का, रत्नावली आपका किनका है? तो वह हर्षवर्धन का पुस्तक है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट की बात किया जाए कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, 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 भारत का अंतिम हिंदू सम्राट की बात करें तो वह कौन हो जाएगा? हर्षवर्धन। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किनको कहा गया? हर्षवर्धन को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आएंगे 19 पर। 19 क्या करा है? नरमपंथी संबंधित गठन का सम्मिलित करें। आनंद मोहन बोस कौन सही सम्मिलित है? तो आनंद मोहन बोस का संबंध किससे है? इंडियन एसोसिएशन की। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1876 में। कब हो जाएगा? 1876 में। उसके बाद आता है आपका एमजी रानाडे। एनएमजी रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया 1867 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एमजी रानाडे ने। उसके बाद जी सुब्रमण्यम के द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। कब किया गया था? 1884 में। उसके बाद फिरोज शाह मेहता के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में। कब किया गया था? 1885 में। यहाँ पे सभी सम्मिलित है। तो क्या देखें आपका आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। जस्टिस एमजी रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में। जी सुब्रमण्यम के द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। फिरोज शाह मेहता के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20।
20 क्या करा, अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया, कब किया गया था, 1620 में। अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था, 1620 में। इसको समाप्त कब किया गया था, समाप्त समाप्त कब हो गया था, 1621 में यह समाप्त हो गया था। अब पुनः चालू किया गया था 1651 में। कब चालू किया गया था, 1651 में। तो यह कंपनी कब बंद हो गया था, 1621 में। पुनः इसको कब चालू किया गया था, 1651 में। पटना में, अगर वहीं पे देखें, पटना में डच फैक्ट्री, पटना में डच फैक्ट्री, पटना में डच फैक्ट्री की बात करें तो यह कब स्थापित, यह 1632 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था, 1632 में। तो पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब होता है, 1632 में। यहाँ पे पूछ रहा था अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया गया कब, 1620 में। उसको बंद कर दिया गया 1621 में, पुनः लागू किया गया 1651 में। पटना में डच फैक्ट्री कब लगा था, 1632 में। पटना में डच फैक्ट्री कब लगा, 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 21। शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था, वह अफगानों की शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा सका। तो वह अफगानों की शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा पाया था। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह की बात करें, इसका शासनकाल क्या हो जाएगा, 1540 से 45। कब हो जाएगा, 1540 से 45। यह बिलग्राम युद्ध के बाद गद्दी पर बैठा था। कौन सा युद्ध के बाद, बिलग्राम का युद्ध। और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540। तो बिलग्राम युद्ध करने के बाद शेरशाह गद्दी पर बैठा था। शेरशाह की बचपन का नाम पूछा जा, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या नाम था, फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां था। इन्होंने कुछ निर्माण भी कराया था, रोहतास, रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला का निर्माण शेरशाह ने। इसके बाद किला ए कुहना, किला ए कुहना, किला ए कुहाना का भी निर्माण किन्होंने किया था, शेरशाह के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था, शेरशाह के द्वारा। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां। रोहतासगढ़ किला, किला ए कुहाना का निर्माण किन्होंने किया था, शेरशाह ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आता आपका 22 का रहा, B.R. अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलन का जनक माना जाता। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। उनका जन्म महार परिवार में हुआ था, यह तो ऑप्शन सही है। उसका जन्म महार परिवार में ही हुआ था। वर्ष 1927 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, यही गलत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है जी। तो विलियम बेडरबन को, किसको प्राप्त है, विलियम बेडरबन को। तो निम्नलिखित में से किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है, विलियम बेडरबन को प्राप्त है। वहीं देखिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था, बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बना था, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कब बना था, 1887 में। और यह कहाँ पे हुआ था, मद्रास के। तो मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1887 में, इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था, बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वहीं बात करें प्रथम प्रथम महिला प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट। कौन बनी थी, एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट। इन्होंने अध्यक्षता किया था 1917 में। कब किया था, 1917 में। कोलकाता, कहाँ का किया था, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता। उसके बाद प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा, सरोजनी, सरोजनी नायडू। कौन हो जाएगा, सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। इन्होंने कब किया था, 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कौन से अधिवेशन का, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहे थे, तो अबुल कलाम आजाद। कौन रहे थे, अबुल कलाम आजाद। कौन रहे थे, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। कब किया था, 1923 के, जो कहाँ पे हुआ था, दिल्ली। तो दिल्ली के 1923 अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था, अबुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा 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 गांधी, महात्मा गांधी ने कौन सी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, 1924, जो कहाँ पे हुआ था, बेलगांव,
बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। तो क्या जाने यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 में किया। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हुई, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद सबसे युवा अध्यक्ष की बात करें तो अबुल कलाम आजाद हुए, जिन्होंने 1923 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया। उसके बाद महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1924 में। वह कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन। कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया है। अल हिलाल कौन सी भाषा में पुस्तक था जी? यह अल हिलाल किसमें छपा था? उर्दू में। अल हिलाल किसमें आया था? उर्दू में। केसरी की बात करें तो मराठी में। स्वदेश मित्र किसमें हो जाएगा? तमिल में। स्वदेश मित्र हो जाएगा तमिल में। समाचार दर्पण किसमें था? बंगाली में। ऑप्शन नंबर डी नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो क्या देखिए आपका अल हिलाल किस भाषा में था? उर्दू में। केसरी किसमें आया था? मराठी में। स्वदेश मित्रन किसमें आया था? तमिल में। समाचार दर्पण किसमें आता है? बंगाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे। 25 नंबर क्या कहता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने बासरा के कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? सर शंकर नायर ने। किन्होंने दे दिया था? सर शंकर नायर ने। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दिया था? नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड की उपाधि किन्होंने लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो क्या देखे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दिया था? नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड की उपाधि किन्होंने लौटाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और शंकर नायर ने क्या लौटा दिया था? तो आपको बासरा पद से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है 26। 26 की बात क्या? तो 1740 से 48 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य था? यह फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच था। किनके बीच था? फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो 1740 से 48 के बाद यूरोप में चला ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मुख्य किन यूरोपीय शक्ति के मध्य में चल रहा था? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दलों में से किसने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था जी? किन्होंने क्या था? नाजीवादी। किन्होंने क्या था? नाजीवादी ने। अगर इसी में देखें एडोल्फ हिटलर की बात करें, हिटलर की बात करें तो इन्होंने 1920 में नाजी ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। किन्होंने क्या था? एडोल्फ हिटलर ने। किन्होंने तैयार किया था? एडोल्फ हिटलर। तो नाजी ध्वज का डिजाइन किन्होंने तैयार किया था? एडोल्फ हिटलर ने। कब किया था? 1920 में। तो नाजी ध्वज का डिजाइन 1920 में किन्होंने तैयार किया था? एडोल्फ हिटलर ने। किन्होंने तैयार किया था? एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है 28। 28 की बात करें, क्या कह रहा है? क्रीमिया का युद्ध कब से कब तक चला था? यह हो जाएगा 1853 से 56। क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था 1853 से 56 के बीच में लड़ा गया था क्रीमिया का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 क्या कर रहा है? कायाकल्प योजना। हाँ, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है जी? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आता है। यहाँ से करंट आपका शुरू होता है। भारत का पहला टीम कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? तो यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। यहाँ पे अगर पूछ ले आपसे कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उत्तराखंड। राजा जी भी कहाँ पे है? उत्तराखंड। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश। तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो गया? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? राजस्थान में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? उत्तराखंड। क्वेश्चन कर रहा था कि भारत का
टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? तो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे पड़ती है? राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? या डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ। अगर डीआरडीओ की स्थापना की बात किया जाए, कब होता है? 1958। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1967 को कब होती है? 15 अगस्त 1969 हो जाएगा, सॉरी 15 अगस्त 1969। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना कब होता है? 1958 में। इसरो की स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुआ था? 1975 में। उसके बाद हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1940 में। कब हुआ था? 1940 में। क्या देखें यहाँ पे? डीआरडीओ की स्थापना। डीआरडीओ की स्थापना की बात करें तो कब हुआ? 1958 में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में। उसके बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईएसए, इसकी स्थापना 1978 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1940 में। अगर इसरो का 11वां अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? 11वां नंबर का कौन है? बी नारायणन है। बी नारायणन कौन है? बी नारायणन है। और डीआरडीओ का अगर पूछा जाए, डीआरडीओ का कौन हो जाएगा? समीर वी कामत। समीर बी कामत है। कौन है? समीर बी कामत। तो डीआरडीओ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? बी नारायण। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? बी नारायण। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विश्व की पहली मिस एआई कौन बन गई है? तो आपका केंजा लाइली कौन बन गई है? केंजा लाइली। विश्व की पहली मिस एआई कौन बन गई? आपका केंजा लाइली बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखेंगे। 33 का रहा, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक 2024 में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो केरल में लगातार दूसरी बार इस सूचांक में शीर्ष स्थान हासिल किया, यह सही है। तमिलनाडु दूसरा और जम्मू कश्मीर तीसरा स्थान पे है। यह सूचांक एफएसआई द्वारा 2019 में जारी किया गया। इसमें क्या हो जाएगा? टोटल आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 क्या करा? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता कौन रहा आपका? कौन रहा आपका? जेनी हेपनबेक। कौन रहा था? जेनी हेपनबेक। तो आपको क्या कर रहा था? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन सा देश जीता था इसको जी? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो यह चीन के द्वारा होगा ना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो यह चीन ने जीता था। किसने जीता था? चीन ने। उप विजेता इसमें कौन रहा था? उप विजेता की बात करें कौन रहा आपका? इंडोनेशिया। कौन रहा था? इंडोनेशिया। कौन रहा था? इंडोनेशिया। वहीं पर देखिए, यह तो बुकर था, अब हो जाएगा मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर की बात करें, यह भी किसने जीता था? चीन में। इसका उपविजेता भी कौन रहा था? इंडोनेशिया ही रहा था। कौन रहा था? इंडोनेशिया रहा था। कौन रहा था? इंडोनेशिया। तो क्या देखिए, आपको बुकर पुरस्कार की बात करें या मैन बुकर की बात करें, दोनों का विजेता कौन रहा? चीन रहा। दोनों का उपविजेता कौन रहा आपका? इंडोनेशिया। दोनों का उपविजेता कौन रहा? इंडोनेशिया रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपया का पर्यटन शुल्क लगा दिया है जी? यह सिक्किम के द्वारा लगाया गया। किन के द्वारा लगाया गया? सिक्किम के द्वारा। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपया का पर्यटन शुल्क लगा दिया? सिक्किम राज्य ने लगा दिया। यहाँ पे अगर योजना की बात करें, उत्तराखंड में कौन कौन योजना चल रहा है? उदयमान 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 खिलाड़ी योजना। उदयमान खिलाड़ी योजना हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हिम प्रहरी योजना। हिम प्रहरी योजना भी कहाँ का है? उत्तराखंड का है। उसके बाद ए हेल्प कार्यक्रम। हेल्प ए हेल्प कार्यक्रम भी योजना कहाँ का है? उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का 3 योजना देखे। उदयमान खिलाड़ी योजना किस राज्य का? उत्तराखंड। हिम प्रहरी योजना किस राज्य का? उत्तराखंड। ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ का आपका? उत्तराखंड का। तो उदयमान खिलाड़ी योजना उत्तराखंड, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ का हो गया आपका? उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को हो जाएगा
राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, उसके अलावे हिम उन्नति योजना, हिम उन्नति योजना भी कहाँ का है? तो आपका हिमाचल प्रदेश का है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। उसके बाद हो जाएगा मुख्यमंत्री सबल योजना, गोवा की बात करें, गोवा इसमें हो जाएगा गृह आधार योजना कहाँ का हो जाएगा? गोवा का। कहाँ का हो जाएगा? गोवा का। तो चलेंगे देखेंगे क्या क्या जाने यहाँ पे। अगर बात किया जाए हिमाचल प्रदेश में हो गया राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, हिमाचल प्रदेश। हिम उन्नति योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश। उसके बाद गृह आधार योजना कहाँ का है? तो गृह आधार योजना कहाँ का है? गोवा का। गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 पे आएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार करें। 50वां G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ था। यह सही है। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य है। नहीं जी, भारत इसमें सदस्य नहीं है। G7 में भारत सदस्य नहीं है। G6 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। यह भी सही है। तो ऑप्शन ए और 3 क्या आपका सही है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत G7 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन हो गया? ज्योति रात्रे। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन हो गया? ज्योति रात्रे। इसके अलावे भी हम लोग कुछ कुछ जान लेते हैं यहाँ पे। एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन हो जाएगा? ज्योति रात्रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा? अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनेन्को कौन सा देश से है? तो यह रूस से हो जाएगा। किस देश से? तो रूस से। मतलब 1000 दिन, अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाला व्यक्ति कौन हो गया? ओलेग कोनेन्को हो गया। और किस देश से आपका है? यह रूस से। कौन सा देश से? रूस से। यहाँ पे बात करें आपका यूएसए के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो टाइगर ट्रम्प। कौन सा होता? टाइगर ट्रम्प होता। कौन होती है? टाइगर ट्रम्प होती है। फ्रांस की बात करें, बरून। आपका फ्रांस के साथ कौन होता है? भारत और फ्रांस के बीच बरून होता है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें, या इसके साथ होता कोंकण और अजय बोरियर। कौन होती है? कोंकण और अजय बोरियर। तो टाइगर ट्रम्प किनके बीच हो गया? तो ये आपका अमेरिका के साथ। टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच। बरून अभ्यास किनके बीच होती है? भारत और फ्रांस। बरून अभ्यास किनके बीच होती है? भारत और फ्रांस के बीच। कोंकण और अजय बोरियर किनके बीच होता है? भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप का फाइनल में क्रमशः पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब जीता है? किन्होंने जीता है? चीन ने जीता है। चलो यही वाला क्वेश्चन हम पीछे बता दिए और चलने दीजिए। हो गया, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन में थॉमस और उबेर कप फाइनल में क्रमशः पुरुष और महिला दोनों वर्ग कप जीता? बोलिए आपका चीन ने। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्या देखे थे? तो इसका अगर उबेर कप की बात करें, कौन सा कह रहा था आपका? उबेर कप। इसका विजेता उबेर और थॉमस का दोनों का विजेता कौन रहा था? चीन। और दोनों का उपविजेता कौन रहा था? चीन। दोनों का उपविजेता कौन रहा था? चीन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए दिया है। राज और राजपाल के बारे में मिलान करना है। क्या मिलान करना है? राज और राजपाल। तेलंगाना के राज्यपाल कौन हो जाएगा? जिष्णुदेव वर्मा। कौन हो जाएगा? जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना का राज्यपाल कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। सिक्किम का कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम का हो जाएगा ओम प्रकाश माथुर। झारखंड का कौन हो जाएगा? संतोष कुमार गंगवार। और छत्तीसगढ़ का कौन हो जाएगा? रमन डेका। तो तेलंगाना का कौन हो गया? जिष्णुदेव वर्मा। सिक्किम का हो गया ओम प्रकाश माथुर। झारखंड का वर्तमान में राज्यपाल कौन है?
संतोष कुमार गांगवार हो गया, और छत्तीसगढ़ का कौन हो गया, रमन डेका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे आएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन भी आपको मिलान करने के लिए दिया है कि कौन सा महोत्सव कौन सी राज्य में मनाया जाती है। बेधी नखलम महोत्सव की बात करें तो बेधी नखलम महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, मेघालय राज्य में। बेधी नखलम महोत्सव कहाँ पे मनाया जाती है, मेघालय राज्य में। लोंगटे महोत्सव, तो लोंगटे महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। फूलदेही कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। और नुआखाई कहाँ पे मनाई जाती है, उड़ीसा राज्य में। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा। तो महोत्सव का मिलान करने के लिए दिया है बेधी नखलम महोत्सव। बेधी नखलम महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, मेघालय राज्य में। लोंगटे महोत्सव कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। फूलदेही महोत्सव कहाँ पे, उत्तराखंड में। नुआखाई महोत्सव कहाँ पे मनाई जाती है, उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में मनाई जाती है, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 42। पंचामृत योजना निम्नलिखित उद्देश्य में गन्ने खेती में नई तकनीकी का प्रयोग करना है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश। कौन सा है, पंचामृत योजना। पंचामृत योजना किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इसके अलावा भी योजना है आपका नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। नंद बाबा दुग्ध योजना योजना कहाँ का है, आपका उत्तर प्रदेश। डिजिटल 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 डॉक्टर क्लिनिक योजना। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना कहाँ का है, उत्तर प्रदेश राज्य का है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना यह भी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश राज्य का। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का योजना कौन कौन देखे, एक तो आपका क्वेश्चन में ही दिया था कि आपका पंचामृत योजना कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना कहाँ का, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जाने यहाँ पे मध्य प्रदेश की योजना की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा दुर्गावती। ये तो कई बार आपका रिपीट हो गया। दुर्गावती लाडली बहन। दुर्गावती लाडली बहन योजना। दुर्गावती लाडली बहन योजना को क्या देना है, ई स्कूटी देना है। क्या देना है जी, ई स्कूटी। तो दुर्गावती लाडली बहन और ई स्कूटी किसको देना है, तो आपको ये मध्य प्रदेश राज्य का। कहाँ का, मध्य प्रदेश राज्य का है। कर्नाटक की योजना की बात करें, मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना। मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना। मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना कहाँ का है, कर्नाटक राज्य का है। उसके बाद युवा निधि योजना। युवा निधि भी योजना कहाँ का है, कर्नाटक का। उसके बाद प्रगति पथ योजना। प्रगति परियोजना भी कहाँ का है, तो यह भी आपका कर्नाटक है। चलेंगे ये देख लेंगे क्या क्या जाने कर्नाटक का। तो मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना कहाँ का है, कर्नाटक का है। युवा निधि योजना कहाँ का है, कर्नाटक का है। प्रगति पथ योजना भी क्या है, कर्नाटक का है। दुर्गावती लाडली बहन और स्कूटी योजना कहाँ का है, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का। महाराष्ट्र की योजना की बात किया जाए तो महाराष्ट्र का हो जाएगा लाडला भाई योजना। कौन हो जाएगा, लाडला भाई योजना। लेक लड़की योजना। उसके बाद मुख्यमंत्री बहन योजना भी वहीं पे चल रहा है। मुख्यमंत्री बहन योजना भी कहाँ पर चल रहा है, तो आपका महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन योजना देखे, तो लाडला भाई योजना कहाँ का है, महाराष्ट्र राज्य का। लेक लड़की योजना भी कहाँ का, महाराष्ट्र का। मुख्यमंत्री बहन योजना भी कहाँ का है, महाराष्ट्र राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे आएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने अंतरिक्ष मित्र मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा आपका यूनिसेफ इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया। किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया। किस देश के द्वारा किया गया, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पे आएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न कथन पर विचार करें। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया, यह सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी, तो ये इसमें ऑप्शन ए और दो दोनों सही। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कर रहा है? अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन दो जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है जी? तो बांका और पश्चिमी चंपारण। किसको मुक्त किया गया? बांका और पश्चिमी चंपारण को। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन दो जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो बांका और पश्चिमी चंपारण को कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही में किस भारतीय महिला को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का आपका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आरती सरीन को नियुक्त किया गया। किनको किया गया? आरती सरीन। तो हाल ही में किस भारतीय महिला को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक नियुक्त किया गया? आरती सरीन। इसी के अलावा हम लोग कुछ महिला के बारे में जान लेते हैं। उसके अलावा आप लोग जान लेंगे अवनी लेखरा। अवनी लेखेरा। अवनी लेखरा की बात करेंगे तो पैरालंपिक। पैरालंपिक पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन बन गई? तो अवनी लेखरा हो गई। उसके बाद आ जाएगा काम्या। काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन की बात करेंगे तो यह सात महाद्वीपों के ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली महिला बनी। सात महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली महिला कौन हो गया? काम्या कार्तिकेयन। इसके अलावा जाने ज्योतिरात्रे तो आपका क्वेश्चन में ही हो गया। इसके अलावा हो जाएगा अनामिका। अनामिका राजीव। अगर अनामिका राजीव हो जाएगा भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर। तो भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कौन बन गया? अनामिका राजीव हो जाते हैं। उसके बाद आता है सुप्रीता सिटी की बात करें तो यह हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला कौन हो गया? पहली महिला। तो क्या देखिए अवनी लेखरा की बात करें तो अवनी लेखरा क्या हो गया? आपका पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई? अवनी लेखरा। काम्या कार्तिकेयन की बात करेंगे तो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला कौन हो गया? काम्या कार्तिकेयन। भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली महिला कौन बन गया? अनामिका भी राजीव। उसके बाद आपका सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला कौन हो गया? सुप्रीता सिटी। कौन हो गया? सुप्रीता सिटी। कौन बन गया? सुप्रीता सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होता है? तो इसमें सांसद के दोनों सदन होते हैं। कौन होते हैं? सांसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगर इनकी चुनाव की बात किया जाए, चुनाव का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद की प्रणाली या पद्धति की बात करें तो किसमें दिया गया? अनुच्छेद 55 में। किसमें है? अनुच्छेद 55 में। पुनः निर्वाचन की बात करें, पुनः निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 57 में। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 57 में। तो क्या देखें चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में है। चुनाव की प्रणाली किसमें? अनुच्छेद 55 में। पुनः निर्वाचन की पद्धति किसमें दिया गया? अनुच्छेद 57 में। इसमें कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के कितने सदस्य हो जाएगा? लोकसभा के टोटल सदस्य इसमें भाग लेते हैं 543 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जबकि राज्यसभा का कितना सदस्य भाग लेते हैं? 233। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 776। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें टोटल 776 भाग लेता है। उसके अलावा विधानसभा के कितना सदस्य भाग लेते हैं? 4120 सदस्य। कितना सदस्य भाग लेते हैं? 4120। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना बन जाएगा? 4896 हो जाएगा। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने वाला कितना हो गया? 4896।
क्या देखें, इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कितना भाग लेते हैं, 543। राज्यसभा के निर्वाचित कितना सदस्य भाग लेते हैं, 233। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 776। उसके बाद विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, 4120। टोटल भारत में विधानसभा के कितना निर्वाचित सदस्य हो गया, 4120। यह सभी किसके सदस्य आपका चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में। इसके अलावा देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है, तो कौन हो जाएगा, इसमें स्थानीय समुदाय और अंधविश्वास को नहीं जगाना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, तो बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी के प्रस्ताव को ही क्या कहा जाता है, आपका कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव हमेशा किसके द्वारा लगाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष। तो कटौती प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। बजट प्रस्ताव के खर्च को कमी के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए क्या आता है, आपका कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या करा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 330। किसमें किया गया, अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 332 में कहाँ पे है, तो ये आपका विधानसभा में। कहाँ हो जाएगा, विधानसभा। विधानसभा में SC ST को आरक्षण, विधानसभा में SC ST का आरक्षण किसमें दिया गया, अनुच्छेद 332 में। अनुच्छेद 331 की बात करेंगे तो इसमें एंग्लो इंडियन दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति करता था लोकसभा में। कहाँ पे, लोकसभा में। तो दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन लोकसभा में किनके द्वारा किया जाता था, राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद अनुच्छेद 333 में देखेंगे तो एक एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता था। कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत। किसके तहत, 333। तो लोकसभा में 331 के तहत दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था, जबकि विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था। लेकिन इसको 104 में संविधान संशोधन 2020 के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो ये एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था उसको कब समाप्त किया गया, 104 में संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 51 क्या कह रहा है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या होती है, तो यह प्रशासनिक प्राधिकारी होती है। क्या होती है, प्रशासनिक प्राधिकारी। अगर पंचायती राज की बात किया जाए तो कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। कौन सा संविधान, 73वें संविधान 1993। कौन सी भाग में जोड़ा गया था, भाग 9 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक था, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। कुल कितना अनुच्छेद आ जाएगा, कुल कितना अनुच्छेद हो जाएगा, 16 अनुच्छेद हो जाएगा। कितना विषय दिया गया था, तो उसको 29 विषय दिया गया था। कितना विषय दिया गया था, 29 विषय। पंचायती राज को कितना विषय दिया गया था, 29 विषय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 क्या करा, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। कभी भी देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद किसमें हो जाएगा, अनुच्छेद 52 में। किसमें वर्णन किया गया, अनुच्छेद 52 में। प्रधानमंत्री कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा, अनुच्छेद 75 में हो जाएगा। उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद किसमें हो जाएगा, 63 में। उपराष्ट्रपति का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 63 में। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद किसमें हो जाएगा, 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 53 क्या कर रहा है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में। किसमें है, अनुच्छेद 148 में। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा। कौन सा वर्णन है, अनुच्छेद 148 में वर्णन है। राष्ट्रपति तो जान ही रहे, अनुच्छेद 52 में। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। कब होता है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। इसके पहले क्या था, योजना आयोग। इसके पहले क्या था, योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च, कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था, 15 मार्च 1950। योजना की स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च
1950 को हुआ था। वित्त आयोग की बात करें तो इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 280 में। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 280 में। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत। योजना आपका नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। उसके पहले क्या था आपका? योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके द्वारा शासनकाल में निकाल दी गई थी? मोरारजी देसाई। किसके समय में निकाला गया था? मोरारजी देसाई। यह कब से कब तक रहा था प्रधानमंत्री? 1977 से 79 तक। कब तक रहे थे? 1977 से 79। तो क्या करा था कि संपत्ति, क्या करा? मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब निकाल दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इसको कहाँ पे जोड़ा गया? अनुच्छेद 300 के क में। कहाँ पे जोड़ा गया? अनुच्छेद 300 के क में। कौन से भाग में जोड़ा गया? भाग 12 में। कौन सा भाग में जोड़ा गया? भाग 12। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 300 के क में, भाग 12 में जोड़ा गया। अभी वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार है? टोटल 6 मौलिक अधिकार है। कितना प्रकार का मौलिक अधिकार है? 6 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 55 क्या कर रहा है? संविधान के सिद्धांत और देश जिनसे लिया गया है। राज्य के नीति सिद्धांत कहां से लिया गया? आयरलैंड। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था। समावृत्ति सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारत के राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिकार शक्ति प्रदान की गई, कहां से लिया गया? कनाडा से। कहां से लिया गया? कनाडा से। तो राज्य के नीति सिद्धांत कहां से हो गया? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहां से हो गया? अमेरिका से। समावृत्ति सूची कहां से हो गया? ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ जिसमें कि केंद्र को अधिक शक्ति दिया गया, कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है आपका कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को शामिल नहीं किया गया था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़ा गया था। एक था पहला समाजवाद। पहला कौन था? समाजवाद। दूसरा क्या था? पंथ निरपेक्ष। क्या था? पंथ निरपेक्ष। दूसरा क्या था? पंथ निरपेक्ष। और तीसरा क्या जोड़ा गया था? अखंडता। तीसरा क्या जोड़ा गया था? अखंडता को जोड़ा गया था। तीसरा क्या जोड़ा गया था? अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दें जोड़ी गई, समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? भारत में तृतीयक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है जी। तो आप लोग जानते हैं प्रथम क्षेत्र में क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन किया जाता, जितना भी प्राकृतिक संसाधन उसका दोहन करना प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग आता है। और तृतीय क्षेत्र में क्या होती है? सेवा। तृतीय क्षेत्र में क्या आती है? सेवा। तो यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा? व्यापार एवं परिवहन और संचालन में बैंकिंग, यह सभी आपका तीसरा क्षेत्र का है। वानिकी और मत्स्य नहीं, मत्स्य आपका प्रथम क्षेत्र में हो जाएगा। मत्स्य किस में आता है? प्रथम क्षेत्र में। किस में आता है? प्रथम में। आप लोग जानते हैं प्रथम क्षेत्र में क्या होती है? तो उसमें प्राकृतिक संसाधन का जो दोहन किया जाता है आपका किस में आएगा? प्रथम क्षेत्र में। द्वितीय में क्या आता है? आपका उद्योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उद्योग। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जो कच्चा माल का उत्पादन होता है उसी का इस्तेमाल किस में किया जाता है? द्वितीय क्षेत्र में। और तीसरा क्षेत्र में क्या आ जाता है? आपका सेवा। किस में आ जाता है? सेवा। तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाता है? सेवा। और आप लोग जानते होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र का विकास किस पे डिपेंड करता है? द्वितीय क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र का विकास किसके क्षेत्र पर डिपेंड करता है? तृतीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र पर डिपेंड करता है? तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आंसर कौन बन गया? तो आपका 3 गलत है ना, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? हसीम समिति। कब गठित किया गया था? हसीम समिति ने कब रिपोर्ट प्रकाशित किया था अपना? इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था 24 दिसंबर 2012 को। कब दिया था? 24 दिसंबर 2012 को। तो भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित किया गया था? तो बीपीएल के लिए गठित किया गया था हासिम समिति। कौन सी समिति हुआ था? हासिम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 क्या कर रहा है? भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है?
पूर्ण रोजगार तो है, मूल्य स्थिरता है, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन जी। भारत सरकार की राजकोषीय नीति में आपका अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन का उल्लेख नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, 60 क्या कर रहा है? भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचांक को जारी करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी, एससीओ जिसको कहते हैं जी। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सा संस्था औद्योगिक उत्पादन की सूचांक को जारी करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है 61, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? औद्योगिक वित्त या सिडबी के द्वारा ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, भारत निर्माण के द्वारा ग्रामीण शाखा नाबार्ड के अंतर्गत आता है। उसके बाद ग्रामीण रोजगार नहीं हो जाएगा जी, यह क्या है? SJMRI है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? शहरी। शहरी, शहर में जो शहरी लोग जो बेरोजगार है, शहरी लोग जो बेरोजगार है, शहरी लोग जो बेरोजगार है उसी को रोजगार देने के लिए आया था। शहरी लोग जो बेरोजगार थे उसी को रोजगार देने के लिए लाया गया था, SJSRIY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 62। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा था? 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। टोटल कितना पंचवर्षीय योजना चला था? 12 गो। कितना चला था? 12 गो हुआ था, जिसमें छठी का कार्यकाल रहा था 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास। क्या किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास। इसी में जानते होंगे कि पांचवी पंचवर्षीय में योजना दिया, आपका एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था गरीबी को हटाओ, और गरीबी को हटाने के साथ साथ रोजगार देने की बात किसमें किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में। किसमें किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में। तो छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा था? 1980 से 85। टोटल कितना पंचवर्षीय योजना आया था? 2000 क्या को आया था आपको? 12 गो। क्या को आया था? 12 गो। क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? कौन नहीं है आपका इसमें? मैग्नीशियम नहीं है। कौन सा नहीं है? मैग्नीशियम। टोटल अगर बात किया जाए कितना आपका जरूरी पड़ता है आवश्यक तत्व, तो 17 पड़ता है। कितना आवश्यक तत्व की आवश्यकता होती है? 17। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो कौन नहीं है? मैग्नीशियम। अगर आवश्यक तत्व की बात किया जाए तो कितना आता है? 17। इसको भी दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है आपका अस्थूल पोषक तत्व। कौन हो जाएगा? अस्थूल पोषक तत्व हो जाएगा, अस्थूल पोषक तत्व। और दूसरा हो जाएगा सूक्ष्म, सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन हो जाएगा? सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा? सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें देख लेंगे आपका कौन कौन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका कार्बन। कौन हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन। कौन हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस। कौन हो जाएगा? फास्फोरस। इसके अलावा गंधक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंधक। चलिए इसमें देख लेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या आ जाएगा? लोहा। कौन हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। उसके बाद बोरॉन। कौन हो जाएगा? बोरॉन हो जाएगा। क्लोरीन। कौन हो जाएगा? क्लोरीन। कौन हो जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन के अलावा इसमें तांबा भी हो जाएगा, जस्ता भी हो जाएगा, जस्ता। उसके अलावा निकेल भी हो जाएगा। चलेंगे क्या क्या देखे। कह रहा था कि टोटल कितना पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 17 का होता है। उसको दो भाग में बांट सकते हैं, अस्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अस्थूल पोषक तत्व की बात करेंगे, इसमें महत्वपूर्ण कौन हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें, इसमें कौन आ जाएगा? लोहा, बोरॉन, लो बोरॉन, क्लोरीन, तांबा, जस्ता, और क्या आ जाएगा? निकेल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका धात्विक क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसको ऐसे लिखाएगा, या 35 होगा, इधर हो जाएगा 17C 37 होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 65। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जंतु कोशिका में कौन सा अंग बाहरी पादपों का पहचान कर सकता है? कौन कर सकता है? आपका लाइसोसोम। कौन कर सकता है? लाइसोसोम। जंतु कोशिका में कौन सा अंग बाहरी पादपों का पाचन कर सकता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता है? इसको ही पाचक थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता? पाचक थैली। पाचक थैली के नाम से किसको जाना जाता है? लाइसोसोम। सभी एंजाइम के माध्यम से यहाँ पे होता है, तो लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता? पाचक थैली के नाम से जाना जाता। लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता? पाचक थैली। इसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 66, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है? क्लोराइड का किया जाता है। किसका किया जाता है? क्लोराइड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है? तो क्लोराइड का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 67 क्या कर रहा है? एक्सरे का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो किसी मशीन के दो धात्विक भागों के बीच वेल्डेड जोड़े का निरीक्षण करने के लिए। ऑप्शन ए सही है। क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने के लिए, यह भी सही है। तो कौन हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओजोन छिद्र एक है जी। ओजोन छिद्र की बात करें तो आपका आर्केटिक के ऊपर अवस्थित है। ओजोन छिद्र जो कहाँ पे दिखता है? आपका आर्केटिक क्षेत्र के ऊपर है। जो इसका मुख्य कारण क्या होता है? आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आप लोग जानते ही है ज्यादातर कहाँ से आती है? तो आप रेफ्रिजरेटर वगैरह जो यूज करते हैं उसी से आपका क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आर्कटिक के ऊपर स्थित है, जो मुख्य रूप से सीएफसी गैसों के कारण होता है। तो ओजोन छिद्र कहाँ हो जाएगा? आर्कटिक के ऊपर में अवस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 69। 69 करा, हवा से पानी में जाते समय प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका वेग बढ़ता है, इसकी आवृत्ति कम हो जाती है, इसकी तरंगधर और आवृत्ति दोनों बढ़ जाती है, इसकी तरंगधर और वेग दोनों कम हो जाता है जी। बढ़ने के अलावा यहाँ पे क्या होता है? कम होता है। हवा में पानी जाते समय प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी तरंगधर और वेग दोनों क्या हो जाती है? आपका कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सिड। तो प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या कह रहा है? मनुष्य में श्वास लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तंत्रिका तंत्र, उसके बाद पसली के मांसपेशी, डायफ्राम जी। यह आपका तीनों सम्मिलित है। श्वसन में अगर मानव की श्वसन की बात करें तो उसमें तंत्रिका तंत्र भी आ जाएगा, पसलियों की मांसपेशियां भी आ जाएगा, डायफ्राम भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। अनुवांशिक कोड द्वारा कितने अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड आपका होता है? तो कितना प्रकार का? 20 प्रकार। कितना अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या कह रहा है? रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसके गर्म कंप्रेसर से दूर रखने के लिए जो रेफ्रिजरेटर में आधार में तल में लगा हो, इसमें हो जाएगा ताकि यह संवहन धाराओं को स्थापित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को क्या कर सके? ठंडा कर सके। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। इसको ऊपर लगाने का कारण होती है कि यह संवहन धाराओं को स्थापित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को क्या कर सके? यह ठंडा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 74। 74 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस विधि से एक कमरे में धातु के मेज पर रखी गई गर्म कॉफी का कप गर्मी को खो सकता है? यह चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण, इसमें सभी घटनाएं हो जाएगी। कौन हो जाएगा? चालन, संवहन, विकिरण और कौन हो जाएगा? वाष्पीयकरण हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्या कह रहा है? फुटरोट। फुटरोट रोग का कारक कौन है? तो फुट रोग आपका जो होता है वह किसका कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 73 में क्या दिया है? कि जानवरों की हड्डी, हड्डी हो, दांत हो, इसमें क्या पाया जाएगा? कैल्शियम फास्फेट हो जाए। ऑप्शन नंबर सी। क्या पाया जाएगा? कैल्शियम फास्फेट। चाहे जानवर की हड्डी या दांत की बात करें तो उसमें क्या पाया जाएगा? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किन कोशिका में केंद्रक नहीं होती है? मूलरोम कोशिका, लाल रुधिर कोशिका। लाल रुधिर कोशिका में तो नहीं होती है। उसके अलावा पुटिकानु, पुटिकानु अर्थात प्लेटलेट्स में भी नहीं होता है। इसमें होता है किसमें? मूलरोम कोशिका में और एक केंद्रक में होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। 78 की बात करें, क्या कहता है? सुपर कूलिंग एक तरल को तक ठंडा करना होता है हिमांक से नीचे। सुपर कूलिंग एक तरल को तक ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा? हिमांक से नीचे तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या कहता? जनित्र तथा जिसको जनरेटर कहते हैं। इसमें देखेंगे जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में।
यह सही है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है जनरेटर? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? नहीं जी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं करता, यह आपका मोटर में आ जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, यह सही है। कौन सा प्रेरणा किस पे आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम जनरेटर अर्थात जनित्र का होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। तो कौन हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा और क्या बनेगा? वास्तविक। जबकि बताए थे पिछले क्लास में ही, अगर बात करें कौन सा दर्पण का बात करें, अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल दर्पण की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। इसके बाद फोकस होगा, उसके बाद वक्रता केंद्र होगा जिसको सेंटर कहेंगे, या क्या होगा? अनंत होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे कोई वस्तु को अनंत में रखते हैं, कोई वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। कोई प्रतिबिंब को अगर अनंत और आपका वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कोई वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कोई वस्तु को आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कोई वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। यह थोड़ा सा नीचे आएगा। उसके बाद कोई वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे। इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा? वास्तविक। वास्तविक और कैसा बनेगा? उल्टा। वास्तविक और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। इधर जितना भी बनेगा यह क्या बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक और क्या होगा? सीधा। काल्पना हमेशा क्या होता है? सीधा। तो काल्पनिक और क्या होगा? सीधा होगा। तो क्या देखिए, कोई वस्तु को अनंत पे रखे तो प्रतिबिंब फोकस पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कोई वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखे तो वह कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र पर। और यहाँ पे रखेंगे वक्रता केंद्र पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या रहता है? बराबर होता है। क्या होती है? बराबर होती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कह रहा है कि CO2 में निम्न में से किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? SP। कैसा पाया जाता है? SP। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 82। पिसट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह उत्पादन करता है आपका अल्कोहल का अवयवी रूप में। किस रूप में करता है? अल्कोहल का अवयवी रूप में। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 83। आगा खां कप का संबंध किससे हो जाएगा? किससे हो जाएगा? हॉकी से। आगा खां का संबंध किससे है? हॉकी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 84 क्या कर रहा है? मॉस्किटो तट किस देश में स्थित है? तो कौन हो जाएगा? होंडुरास और कौन हो जाएगा? निकारागुआ। होंडुरास और कौन हो जाएगा? निकारागुआ। क्या कह रहा था क्वेश्चन में आपको कि मॉस्किटो तट किस देश में स्थित है? तो होंडुरास और कहाँ हो जाएगा? निकारागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है इसका URL का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है जी? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय अगर बात किया जाए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 की स्थापना हुआ था। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय कहाँ पे पड़ेगा? न्यूयॉर्क। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? खाली स्थान को भरें। आपको इंग्लिश है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? ऑफ आएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? हमारे समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच लिंग विभाजन क्या दर्शाता है? तो पुरुष और महिला के बीच शारीरिक बनावट के आधार पर कार्य बांटा गया है। बच्चों के लिंगानुपात पर पुरुष और महिला के कार्य को समाज में उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के आधार पर बांटा गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। 89 की बात करें, 89 में क्या कह रहा है? मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिला में मनाया जाता है? कहाँ पे मनाया जाता है? कैमूर अथवा भभुआ में। तो मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? कैमूर अर्थात भभुआ जिला में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 90। संस्कृत शब्द का विशेषण क्या है? सांस्कृतिक। क्या है आपका? सांस्कृतिक। संस्कृत का शब्द का विशेषण की बात करें तो क्या आपका? सांस्कृतिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो यह इंग्लिश दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्वायर्ड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे। 92 क्या कहता है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या होगा? है? लड़का और क्या हो जाएगा? लड़कपन। जातिवाची संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्वाचन का सही उदाहरण क्या हो जाएगा? लड़का और लड़कपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? बर्तन की दृष्टि से, सॉरी बर्तनी, बर्तन नहीं, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध विकल्प को चुने। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रीता अनुप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 आपको इंग्लिश दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना पे आए थे? 94, 95 पे होगा ना? क्वेश्चन नंबर 95, 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक माप लिया गया। गलती से 2% क्या होता है? अधिक माप लिया गया। तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में आई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे ना, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटा 100 होता है, यही फॉर्मूला आता है इसमें। अगर इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 बटा 100। 2 दुना कितना हो गया? 4। इधर कितना हो जाएगा? 4 में इधर कितना पे आएगा? डबल जीरो पे आएगा। कितना होगा? 4.04%। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 96, समांतर श्रेणी में बताएंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एपी में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया, एपी में दिया हुआ है। इसका 9वां पद पूछ रहा है, यहाँ पे एन का मान क्या हो जाएगा? एन का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ए का मान कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और डी का मान कितना हो जाएगा? तो 23 आपको कितना दिया है? 29 ना। 29 में से आपको 23 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। चलेंगे तो इसमें देखेंगे ए का मान कितना रखेंगे हम लोग? 23 प्लस एन का मान 9 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 6। इसके बाद 23 प्लस कितना हो गया? या 8, 8 छाक 48, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया? 8 3 11, 4 2 6 1 7, कितना आ गया? 71। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका फॉर्मूला ही होता है टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। डी का मतलब यहाँ पे डिफरेंस हो गया, ए का मतलब आपका पहला पद, एन का मतलब सॉरी ए का मतलब क्या हो गया? पहला पद, और एन का मतलब हो गया जो पद आपको निकालने के लिए कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 97 क्या कर रहा है? कथन दिया हुआ है, या कचन नहीं है, कथन है। कथन, सभी अस्पताल क्या है आपका? इमारत है। सभी अस्पताल, सभी अस्पताल जो है वह क्या है? इमारत है। या क्या है आपका? अस्पताल। सभी अस्पताल आपका क्या है? इमारत। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? कोई इमारत डाकघर नहीं है। कोई इमारत क्या आपका? डाकघर नहीं है। डाकघर नहीं। अब इसमें देखेंगे, कुछ इमारत डाकघर है क्या? नहीं, ये तो पूरा तरह गलत हो जाएगा। कोई भी, क्या कह रहा था यहाँ पे कि कोई भी कुछ इमारत डाकघर है, तो यह बिल्कुल भी अलग है। तो यह ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? गलत। कुछ इमारत अस्पताल है। कुछ इमारत क्या है? अस्पताल है। कुछ इमारत आपका क्या है? अस्पताल है। तो यहाँ पे दूसरा कथन क्या आपका सही है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका क्या आता है? 98। 98 की बात करें, समीर ने कहा, समीर ने कहा सारिका, समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो सारिका किस प्रकार से समीर से संबंधित है? तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे? पुत्रवधू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुत्रवधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 पे आएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग, क्या दिया है? दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है आपका? 13 दिया है। उनके योगों का वर्ग, उनके योगों का वर्ग a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आपको? 25 दिया है। तो उनके वर्गों का घन पूछा है ना। इसको सबसे पहले इस फार्मूला को तोड़ेंगे, a प्लस बी पर होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा 25। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 13 प्लस 2ab बराबर कितना होगा 25। 2ab को इधर रहने देते हैं, उधर 25 में से 13 जाएगा, तो 2ab बराबर क्या बन जाएगा 2 और 1 12। ए बी का मान कितना हो जाएगा 12/2 करेंगे तो कितना आएगा 6। मतलब ए बी का मान कितना हो गया आपका 6। ए बी का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसके बाद हम लोग को निकालने के लिए क्या कह रहा है, आपको घनों का योग कह रहा है ना, ए क्यूब ए प्लस बी का क्यूब ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना कह रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा ए प्लस बी पर होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हुआ, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस सॉरी माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान देखा जाए, ए प्लस बी का मान कितना दिया आपका अच्छा ए प्लस बी का मान यहाँ पे आपको क्या दिया है 25 दिया है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो 5 पे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब माइनस 3ab, ए बी का मान तो आया है 6 आया है, और इधर हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पे कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए ना, इंटू 5 हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125 माइनस हो जाएगा 6 पंचे 30, और 30 दिया कितना हो गया 90। 125 में 90 जाएगा कितना होगा 35 बचेगा, कितना बचेगा 35। तो आंसर कितना हो गया आपका 35। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 पे आएंगे। 100 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, 35 व्यक्ति 35 व्यक्ति है, 35 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में कर रहा है। 35 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो 15 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 35, अब बटा क्या कर देंगे 15, क्योंकि आपको टोटल अगर एक दिन में काम कराना हो, यहाँ पे एक से ऐसे लिख सकते थे कि अगर एक दिन में काम कराना हो तो कितना हो जाएगा 35 इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा था कि 35 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम होगा, तो 35 इंटू 6 होगा। उसके बाद 15 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, तो 6 इंटू 35/15, इसको कटाएंगे 6 इंटू 35/15, तो क्या हो जाएगा 5 5 या 15, उसके बाद हो जाएगा 3 दूना 6, इधर हो जाएगा सॉरी 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 ये 5 होगा ना, ये 5 होगा, ये किधर में जाएगा 7 5 35, तो कितना आएगा 14, कितना होगा 14। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। इसके बाद देखेंगे तो ये आपका था लास्ट सेट था आपका यूरिटेरिया का, जो हम लोग देखे वॉल्यूम 2 था आपका। वॉल्यूम 2 का टोटल कितना सेट दिया हुआ है इसमें प्रैक्टिस सेट, तो 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें शुरू से 1 से लेकर 15 तक का हम लोग डिस्कशन देखे। ऑफलाइन इसका टेस्ट भी हुआ, ऑनलाइन भी आप लोग आराम से इसको बनाएंगे पहले, उसके बाद डिस्कशन को देखेंगे। अब हम लोग इसके अलावा दूसरा प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।